हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आज के इंटरेस्टिंग रिएक्शन वीडियो में। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं गौरव और सबसे पहले तो इंडिया के इस फॉरेन रिलेशंस के मैप को देखो। इसमें ब्लू कलर के नेशंस के साथ हमारे डिप्लोमेटिक रिलेशंस है, यानी कि यहां पर साफ साफ दिख रहा है कि पूरे ग्लोब के साथ हमारे अच्छे पॉलिटिकल रिलेशंस है। और अब जरा डेवलप्ड नेशंस जैसे कि यूएसए, रशिया, चाइना के फॉरेन रिलेशंस के मैप को देखो। इन मैप्स में रेड एरियाज अनफ्रेंडली या फिर नॉन एग्जिस्टेंट रिलेशंस दर्शाते हैं, तो यहां पर इन मैप्स का मतलब यह है कि किसी के भी इंडिया जितने अच्छे रिलेशंस नहीं है। बट क्या लगता है आपको, क्या ये इंडिया की कोई ग्लोबल पोजिशनिंग स्ट्रैटेजी है? क्योंकि सीधी सी बात है, इतने अच्छे रिलेशंस फ्लूक से नहीं हो सकते, राइट? वेल, इसके पीछे की बात यह है कि हिंदुस्तान ने इन रिलेशंस को बनाने के लिए कुछ बेहद ही इंटरेस्टिंग स्ट्रेटेजिक डिसीजंस लिए हैं जो दूसरे देशों ने अब तक नहीं लिए। अब यहां पर अगर हम थोड़ा सा इन डेप्थ जाते हैं ना, तो यह पता चलता है कि ये डिसीजंस आज के तारीख के तो है ही नहीं, बल्कि इसकी शुरुआत बहुत पहले से भारतवर्ष में हो रही थी, 1st सेंचुरी एडी से। इंडिया ने ट्रेड करना और इंटरनेशनल रिलेशंस बनाना एंशिएंट टाइम से ही शुरू कर दिया था और 1st सेंचुरी एडी की बड़ी सिविलाइजेशंस जैसे कि रोमन एम्पायर, पार्थियन एम्पायर और चाइनीज किंगडम्स के इंडिया के साथ काफी अच्छे रिलेशंस थे। इनफैक्ट एक बात बताता हूं, पेरिप्लस ऑफ द एरिथ्रियन सी नाम की एक पेरिप्लस बुक है। ये वो बुक है जिसमें पोर्ट्स और डॉक्स की जानकारी को इकट्ठा करके रखा जाता था। इस बुक के हिसाब से 1st सेंचुरी एडी के ट्रेड के दौरान इंडिया से स्पाइसेस, मेटल्स, क्लोथ्स और प्रीशियस स्टोन्स यानी कि हीरे मोती जैसी चीजें रोमन एम्पायर तक एक्सपोर्ट किए जाते थे। और इसी थ्राइविंग ट्रेड की वजह से इंडिया इतना अमीर हो गया था कि एक पॉइंट पे इंडिया की जीडीपी वर्ल्ड इकोनॉमी का एक सिग्निफिकेंट परसेंटेज थी। बट यहां पर एक इंपॉर्टेंट नोट करने वाली बात यह है कि सिर्फ ट्रेड ही थ्राइव नहीं हो रहा था, बल्कि उसके साथ ऑफ कोर्स इंडियन सब कॉन्टिनेंट के दूसरे कंट्रीज के साथ अच्छे इंटरनेशनल रिलेशंस की नींव बनना भी शुरू हो चुका था। सो इसका मतलब था कि ट्रेड था, रिलेशंस थे, यानी कि चीजें अच्छी चल रही थी। और अब जाहिर सी बात है कि किसी ना किसी को तो डिस्टर्ब करना बनता ही था। सो इतना सारा पैसा देखकर इंडिया में इन्वेडर्स आना शुरू हो गए, जो बिन बुलाए मेहमान बनकर यहां पर आते, अटैक करते और लूट कर चले जाते थे। और वक्त के साथ साथ इन इन्वेडर्स को देखकर दूसरे देशों की हिम्मत और भी ज्यादा बढ़ गई और देखते ही देखते इंडिया में भी कॉलोनियलिज्म आ गया, जिसने इंडिया को पूरी तरीके से निचोड़ दिया। लेकिन कुछ सालों बाद हमें इंडिपेंडेंस मिल गया और आज की तारीख में भी हम एक इंडिपेंडेंट नेशन है जो हमारे देश के डिसीजंस खुद ले सकते हैं। तो क्वाइट सरप्राइजिंगली इकोनॉमिक और पॉलिटिकल कंडीशंस कमजोर होने के बावजूद भी इंडिया ने उस वक्त इंडिपेंडेंस के बाद काफी सारे कॉलोनाइज्ड देश जैसे कि इंडोनेशिया और मल्टीपल अफ्रीकन देशों के इंडिपेंडेंस मूवमेंट को सपोर्ट किया। अब एक देश के लिए किसी दूसरे देश के इंडिपेंडेंस में मदद करना एक बहुत ही बड़ी और नोबल बात होती है और इसीलिए ये देश आज भी इंडिया के हित में ही सोचते हैं। अब क्योंकि पोस्ट इंडिपेंडेंस चीजें काफी नई थी और हम एक साथ काफी सारे एरियाज में डिसीजंस ले रहे थे, उन्हीं में से एक था हमारे फॉरेन रिलेशंस को इन्फ्लुएंस करने का नेक्स्ट मेजर फैक्टर, इकोनॉमी। इंडिपेंडेंस के बाद 1947 से लेकर 1980s तक इंडिया में डिरिगिज्म के इकोनॉमिक मॉडल को अडॉप्ट किया गया था। मतलब एक ऐसा इकोनॉमिक मॉडल जिसमें प्राइवेट कंपनीज के बिजनेसेस में गवर्नमेंट हेवीली इन्वॉल्व होती है और उनके एक्सेसिव प्रॉफिट्स कमाने पर रोड ब्लॉक्स लगा देती है। सो बेसिकली गवर्नमेंट के इस इन्वॉल्वमेंट की वजह से इंडिया की ग्रोथ रेट स्टैग्नेंट यानी कि थम सी गई थी। और अब यहां पर एक तरफ जहां पे इंडिया की इकोनॉमी डगमगा रही थी, वहीं पर लेट 80s आते ही सोवियत यूनियन का पूरा वजूद ही डामाडोल हो चुका था। ये वही सोवियत यूनियन था जो एक समय में इंडिया का मेजर एलाय हुआ करता था। सो इंडिया की बिगड़ती आर्थिक स्थिति और सोवियत यूनियन के धीरे धीरे डिसॉल्व होने पर इंडिया को यह रियलाइज हुआ कि कुछ चीजें बदलनी पड़ेगी। और इसी बीच 1991 में दो मेजर इंसिडेंट्स हुए। पहला तो ये कि सोवियत यूनियन के डिसोल्यूशन से कोल्ड वॉर खत्म हो गया, मतलब कि जिन 15 रिपब्लिक से यूएसएसआर बना था वो वापस उन्हीं में ही डिवाइड हो गया। और दूसरा ये था कि इंडिया में इकोनॉमिक रिफॉर्म्स पास हो गए। अब ये दोनों इवेंट्स इंडिया की फॉरेन पॉलिसी को हमेशा हमेशा के लिए चेंज कर देने वाले थे। अब आपके दिमाग में भी ये सवाल आया कि किसी भी कंट्री के इकोनॉमिक पॉलिसी का फॉरेन पॉलिसी से इतना क्या स्ट्रॉन्ग रिलेशन? ये दोनों उतने क्लोज है एक दूसरे से जितने क्लोज शॉपिंग वेबसाइट्स और एप्स पर डिस्काउंटेड प्राइस और ओरिजिनल प्राइस होते हैं। आई नो आप सभी का एक्सपीरियंस मेरे जैसा ही रहा होगा। आज की तारीख में हम कोई भी चीज ऑनलाइन खरीदने जाते हैं तो प्रोडक्ट प्राइस और उनकी क्वालिटी में हमें क्लिक बेट किया जाता है। मैं काफी दिनों से नॉइस कैंसिलिंग हेडफोन लेना चाहता था, लेकिन काफी सारे चॉइसेस के कंफ्यूजन में था। बट थैंक्स टू धनी वेबसाइट एंड ऐप और उनके
के हो रहे बचत वीक जो कि 23 जून से 30 जून तक है, यहाँ पर हमें 70% तक का डिस्काउंट देखने मिलेगा ऑन डिफरेंट कैटेगरीज जैसे कि जेब्रॉनिक्स के स्पीकर्स एंड ईयरफोन्स जो कि कम दाम में बढ़िया ऑडियो क्वालिटी प्रोवाइड करते हैं, और कुछ प्रोडक्ट्स तो अवेलेबल है सिर्फ 9 रुपए से। इन ऑफर्स के अलावा आप धनी प्लस मेंबरशिप को भी ले सकते हो सिर्फ 500 रुपए में, जिससे आपको 2N कैशबैक स्टोर डिस्काउंट के ऊपर साथ ही फ्री डिलीवरी भी मिलेगी। इतना ही नहीं, धनी वेबसाइट और ऐप पर आपको देखने मिलेंगे प्रोडक्ट्स जैसे कि मेंस, वुमेन फैशन, एक्सेसरीज, होम फर्निशिंग्स, ग्रोसरीज एटसेट्रा है, जिसमें आपको कैश ऑन डिलीवरी तक मिलेगा। सो रुके क्या हो, अभी चेकआउट करो धनी को एंड डाउनलोड द ऐप एज वेल, लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन। एंड नाउ लेट्स जंप बैक टू आवर टॉपिक। कोल्ड वॉर के दौरान यूएस और यूएसएसआर के पॉलिटिक्स से बचने के लिए इंडिया ने नॉन अलाइनमेंट पॉलिसी को अपनाया था, और जब कोल्ड वॉर खत्म हो गया था और इंडिया का एलाय सोवियत यूनियन वाज नो मोर, इंडिया को चीजें उस हिसाब से चेंज करनी पड़ी। मतलब कि इंडिया ने अपने नॉन अलाइनमेंट पॉलिसी से हटकर दूसरे देशों के साथ ज्यादा एक्टिवली और बोल्डली घुलना मिलना शुरू कर दिया, और हमारे 1991 के रिफॉर्म्स ने यह करना और भी ज्यादा इजी बना दिया, क्योंकि जैसे ही रिफॉर्म्स इंट्रोड्यूस किए गए, इनकी वजह से प्राइवेट कंपनीज के लिए बिजनेसेस को सेटअप करना, ग्रो करना काफी इजी हो गया। इनफैक्ट इंडियन इकोनॉमी एक्सपोनेंशियली ग्रो करने लगी। एंड अगेन एक बार जैसा पहले हुआ था, हमारी ये ग्रोथ को देखकर कई सारी कंट्रीज हमें एज अ पॉसिबल एलाय देखने लगी, और इसी वजह से इंडिया में FDIs यानी फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट्स बढ़ने लगे, इकोनॉमी ग्रो करने लगी, और नतीजन पॉवर्टी भी काफी हद तक कम होने लग गया। सो इन फैक्टर्स का मतलब ये था कि इंडियन इकोनॉमी धीरे धीरे करके स्टेबलाइज हो रही थी, और इसके बेनिफिट्स अनलिमिटेड थे। इनफैक्ट अगर किसी कंट्री का स्टेबल इकोनॉमिक इकोसिस्टम होता है ना, तो वो ट्रेडिशनली अपने एनिमी नेशंस को भी इन्फ्लुएंस कर सकता है। फॉर एग्जाम्पल जापान और चाइना को ही देख लो। जैसे कि आप लोग जानते हो उनका 36 का आंकड़ा है, लेकिन आज की तारीख में भी जापान चाइनीज इकोनॉमी में वन ऑफ द लार्जेस्ट इन्वेस्टर है। यू नो, ऐसे दो देश जो हिस्टोरिक एनिमीज रहे हैं, वर्ल्ड वॉर 2 के बाद से ही चाइना और जापान के संबंध बिगड़ते गए हैं, लेकिन फिर भी इकोनॉमिक लेवल पर इन दो कंट्रीज में आए दिन एग्रीमेंट्स होते रहते हैं। और ये सब किसकी बदौलत है? वेल, फॉरेन पॉलिसीज की बदौलत। एंड उसमें भी जो क्रूशियल फैक्टर है ना, जो हमारे इंटरनेशनल रिलेशंस को मेंटेन करने में काम आता है, वो है पॉलिटिक्स। आज इंडिया वर्ल्ड की 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी है, लेकिन फिर भी गल्फ या फिर मिडिल ईस्ट के काफी सारे देशों को इंडिया से ज्यादा अमीर कंसिडर किया जाता है। बट यहीं पर आपको पता चलेगा कि अमीरी ही सब कुछ नहीं होती, क्योंकि इतनी रहीसी भी इन्हें इंडिया जितने आज तक अच्छे बॉन्ड्स नहीं दिला पाई, और इसके पीछे का मेन रीजन है वहां की मॉडर्न पॉलिटिकल हिस्ट्री। अगर हम मिडिल ईस्ट की हिस्ट्री को देखें तो वो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी और मिलिट्री कूप से भरी पड़ी हुई है। इनफैक्ट मिडिल ईस्ट तो फिर भी काफी दूर है, हम हमारे बैकयार्ड साउथ एशिया की ही बात कर लेते हैं। इंडिया के ऑलमोस्ट सारे नेबर्स, नेपाल, बांग्लादेश, श्रीलंका, पाकिस्तान और म्यांमार ने मिलिट्री कूच को एक्सपीरियंस किया है, और फिर चाहे वो सक्सेसफुल हो या अनसक्सेसफुल। लेकिन इंडिया ने आज तक एक भी ऐसा मिलिट्री रूल एक्सपीरियंस नहीं किया है, एंड इस बात का क्रेडिट एंग्लो सैक्सॉन मिलिट्री ट्रेडिशन को दिया जाता है, जो इंडियन आर्मी में पास हुआ था। मतलब कि जब ब्रिटिशर्स यहां पर आए थे तो उन्होंने मिलिट्री को हटाकर अपने सिविलियन अथॉरिटी के ट्रेडिशन को ज्यादा बढ़ावा दिया। बट इंडिया के लैक ऑफ मिलिट्री कूच के लिए ये एकमात्र रीजन यूज करना एक फ्लॉड लॉजिक होगा, क्योंकि पाकिस्तान ने भी उन्हीं ट्रेडिशंस को इनहेरिट किया था। बट अगर हम डेटा को देखें तो पाकिस्तान में आज तक 3 से भी ज्यादा कूच हो चुके हैं। वेल, यहां पर इस मामले में हमें पाकिस्तान से डिफरेंशिएट करने का क्रेडिट जाता है नेहरू जी को, और ऐसा कहा भी जाता है कि नेहरू ने इंडिया को कू प्रूफ बना दिया। और ऐसा उन्होंने किया कैसे? वेल, सिंपल, कुछ डिसीजंस और पॉलिसीज बनाकर। फॉर एग्जांपल, सबसे पहले तो उन्होंने आर्मी से त्रिमूर्ति भवन लेकर सिविलियन यूज में डाल दिया, और फिर बजट कट्स इंट्रोड्यूस कर दिए। मोरओवर, सिर्फ नेहरू जी नहीं बल्कि इंडिया में कांग्रेस और पॉलिटिक्स दोनों ही फाउंडेशनली स्ट्रांग और वेल एस्टैब्लिश थे, जबकि पाकिस्तान में मुस्लिम लीग सिर्फ जिन्ना साहब तक ही लिमिटेड था। अब एक कंट्री के स्टेबल पॉलिटिकल क्लाइमेट का मतलब होता है वहां डेवलपमेंट और ग्रोथ भी स्टेबल रहेगा, और अगर स्टेबिलिटी की गारंटी होगी तो ऐसे कूच होने के चांसेस कम हो जाते हैं, एंड ऑल्सो नेशंस अपने आप ही इंटरनेशनल रिलेशंस और इन्वेस्टमेंट्स भी बनाए रख पाते हैं। इनफैक्ट बनाए रखना तो छोड़ो, रिलेशंस को फास्ट फॉरवर्ड करने के लिए इंडिया ने कई बार दूसरे कंट्रीज को ह्यूमैनिटेरियन एड तक प्रोवाइड किया है। इनफैक्ट इंडिया के 2022-23 फिस्कल ईयर में इंडिया ने भूटान, नेपाल, म्यांमार, बांग्लादेश, श्रीलंका और अफगानिस्तान जैसे नेबरिंग कंट्रीज के लिए एक फाइनेंशियल असिस्टेंस प्लान बनाया है।
और ये कोई छोटा मोटा प्लान नहीं है। इस प्लान में इंडियन गवर्नमेंट ने बस एक ही साल में 6,290 करोड़ रुपए ऑलरेडी इन्वेस्ट कर दिए हैं। और इस प्लान में इंडिया सिर्फ नेबरिंग कंट्रीज को नहीं बल्कि अफ्रीकन, यूरेशियन और लैटिन अमेरिकन कंट्रीज के भी डेवलपमेंट को असिस्टेंस प्रोवाइड कर रहा है। वेल, ये तो हुआ इंडिया के ह्यूमैनिटेरियन एड का सिर्फ एक पहलू। इंडिया हमेशा से ही दूसरे कंट्रीज की मदद करने में आगे रहा है। अब चाहे वो कोविड-19 पैंडेमिक में मास्क और वैक्सीन सप्लाई करना हो या फिर नेचुरल डिजास्टर में खाने और सप्लाईज की मदद करना हो। हमने ये तो देख लिया कि कौन से फैक्टर्स है जिनकी वजह से दूसरी कंट्रीज इंडिया से रिलेशंस बनाकर रखते हैं या फिर बनाना चाहते हैं, क्योंकि ऐसे एड्स और वेलफेयर प्रोग्राम्स वो दूसरे बहुत ही कम कंट्रीज से एक्सपेक्ट कर सकते हैं। पर जितना इंपॉर्टेंट रिलेशन बनाना होता है, उससे कई ज्यादा इंपॉर्टेंट उन रिलेशंस को मेंटेन रखना होता है। और इंडिया के ग्लोबल थिंक टैंक ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन के हिसाब से इंडिया को 2020 के डेकेड में फॉरेन रिलेशंस के कुछ एरियाज पर फोकस करना चाहिए। और अब अगर किसी कंट्री को अपने इंटरनेशनल सुधारने होंगे तो आप ही बताओ उसकी शुरुआत कहां से होगी? करेक्ट, हमारे नेबरिंग कंट्रीज से। नेपाल, भूटान, श्रीलंका और बांग्लादेश जैसे कंट्रीज में इंडिया के एक बड़े भाई की जैसे छवि होने के बावजूद भी उसकी वैल्यू ग्रेजुअली खत्म होती जा रही है, क्योंकि चाइना जैसी दूसरी कंट्रीज इन कंट्रीज को अपने नेशनल इंटरेस्ट के लिए इन्फ्लुएंस कर रही है। अब यहाँ पर यह जरूरी नहीं है कि हमारे नेबरिंग कंट्रीज या तो सिर्फ हमारे साथ या फिर इन दूसरे पावर्स के साथ ही रिलेशंस रखे, सब साथ में एग्जिस्ट कर सकते हैं। इनफैक्ट आज के इस मॉडर्न एज में यह जरूरी नहीं है कि कंट्री एक दूसरे के साथ या सिर्फ लड़ाई करे या फिर बस कोऑपरेट करे। और इस बात का प्रूफ हमें इंडिया और चाइना के रिलेशंस में दिखता है, क्योंकि यूएसए के बाद चाइना ही इंडिया का सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर है। लेकिन ट्रेड और इकोनॉमिक इंटरडिपेंडेंस के बावजूद भी आज चाइना और इंडिया दोनों ही एक दूसरे को पॉजिटिव लाइट में नहीं देखते हैं। अब इंडिया को स्ट्रेटेजिक लेवल पर यह इंश्योर करना होगा कि हमारे नेबरिंग कंट्रीज किसी दूसरे कंट्री से इन्फ्लुएंस होकर हमारे अगेंस्ट ना हो जाए, और यह मेक श्योर करना पड़ेगा कि उन पर हमारा भी इन्फ्लुएंस कहीं ना कहीं बन रहा है। और इंडिया के लेवल पर आपको क्या लगता है ये कितना मुश्किल या कितना आसान होगा? सबसे पहले तो पॉलिटिक्स की इस गेम में क्या इंडिया वाकई में अपने अभी एग्जिस्टिंग एलाइज जैसे कि यूएस पर भरोसा कर सकता है? एंड सेकेंडली, क्या इंडिया वाकई में हमारे नेबरिंग कंट्रीज को इन्फ्लुएंस होने से रोक सकता है, especially when we have Pakistan and China on the other side? Well, आपको क्या लगता है? अपनी राय को नीचे कमेंट सेक्शन में बताना। बट एटलीस्ट ये वीडियो देखकर आपको ये तो समझ में आ गया होगा कि इंडिया की पोजीशन डेफिनेटली काफी प्रिविलेज पोजीशन है, जो हमारी सालों की मेहनत का नतीजा है। एंड टू बी ऑनेस्ट, दूसरे कंट्रीज इस पोजीशन पे डेफिनेटली आना चाहेंगे। सो लेट्स जस्ट होप कि इंडिया इस पोजीशन को मेंटेन रखता है। और अगर इस वीडियो से आपको कुछ भी नया सीखने मिला, एक लाइक जरूर ठोकना। गेट सेट फ्लाई फैक्ट चैनल को भी सब्सक्राइब कर लो और बेल नोटिफिकेशन दबाओ, ताकि आगे आने वाली ऐसी इंटरेस्टिंग और नॉलेजेबल वीडियोस आप कभी भी मिस ना करो। एज ऑलवेज फ्रेंड्स, स्टे क्यूरियस, कीप लर्निंग एंड कीप ग्रोइंग। जय हिंद। भारत में दुनिया की दूसरी बड़ी मंडी, भारत की बड़ी कोस्टल लाइन, ज़रख़ेज़ ज़मीन और भारत की जियोग्राफी दुनिया भर के लिए भारत को पुरकशिश बनाती है। मुझे मैप देख के सच में अच्छा फील हो रहा था कि भारत के पूरी दुनिया के साथ डिप्लोमेटिक रिलेशन है, जो कि बहुत अच्छी बात है। और इवन कि रशिया, अमेरिका और चाइना भी इतने ज़्यादा फॉरेन रिलेशन नहीं बना सका जितने भारत ने बना लिए, ये बहुत अच्छा है। लेकिन भारत के आसपास कुछ मसाइल हैं जिस पे भारत भी अच्छी खासी नज़र रखे हुए। वीडियो ऑर्डर ने पहली सदी ईस्वी की बात की, यानी आज से 2000 साल पहले, जब रोमन्स और पर्शियन एम्पायर दुनिया की सुपर पावर हुआ करते थे। उस वक्त भी भारत इन बड़ी कौमों के साथ तिजारत किया करता था और यहाँ से मसाले, मेटल्स और कीमती हीरे वगैरह दुनिया भर को सप्लाई किए जाते थे। तो भारत की अहमियत दुनिया में हमेशा से ही बहुत ज़्यादा रही है, यहाँ की खुशहाली की वजह से और यहाँ के दीगर तमाम मामलात की वजह से। ये भारत की खुशहाली थी जो 326 कबल मसीह में सिकंदर आज़म यहाँ पर दौड़ा आया, उसके बाद अरब आए। लेकिन ये सुन के बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा कि हर कोई भारत को लूट के चला गया। आखिर भारत को भी अपना डिफेंस मजबूत रखना चाहिए था और बाहर से आने वाले हमलावरों के लिए हर वक्त तैयार रहना चाहिए था। लेकिन ये बस जो भी मामला थे, वक्त गुजरता गया और ब्रिटिश तक बात आ गई और ब्रिटिश ने इस पूरे खित्ते का ख़जाना खाली करके 1947 में यहाँ से रुखसत बांधी। तो असल वीडियो ऑर्डर बता रहे थे कि उसके बाद से भी कोई इंडियन की गवर्नमेंट के ऐसे मामलात नहीं थे कि यहाँ पर ग्रोथ रेट तेज़ी के साथ बढ़ता, बल्कि 1947 से 1980 तक तो भारत सरकार की मुआशी इस्लाहात ऐसी थी कि उसने मईशत को बिल्कुल ब्रेक लगा के रखी हुई थी। 1990 की दहाई भारत के लिए सच में मुश्किल वक्त था, जब भारत का बहुत ही करीबी दोस्त रूस टूट रहा था और उसका इल्ज़ाम पाकिस्तान पर आ रहा था, और दूसरी तरफ भारत अच्छे खासे मुआशी बहरान का शिकार था। और 1991 में तो ऐसा वक्त था जब भारत की हुकूमत बजट ही पेश नहीं कर पाई थी। लेकिन फिर उस वक्त के वज़ीर ख़जाना मनमोहन सिंह, जो आगे चल के भारत के वज़ीर आज़म बने 10 सालों के लिए,
उन्होंने ऐसी इस्लाहात मुतारफ़ करवाई कि भारत में प्राइवेट बिजनेस ग्रो होने लगे और आज हम उसका नतीजा देखते हैं कि भारत सच में दुनिया की बेहतरीन रफ्तार से तरक्की करती हुई मईशत है और ये दुनिया की पहली $1 ट्रिलियन इकानमी है जिसका ग्रोथ रेट 9% है। मनमोहन सिंह के द्वारा की गई उन्हीं इस्लाहात के बाद गुर्बत कम होने लगी, FDI आने लगा और मईशत को इस्तेहकाम के साथ साथ तरक्की भी मिलने लगी। लेकिन इसमें सियासत का भी बुनियादी असर रहता है और वीडियो में बिल्कुल ठीक कह रहे थे कि भारत बिल्कुल एक कामयाब मुल्क साबित हुआ है कि 1947 यानी पार्टीशन के बाद से भारत में एक दिन के लिए भी मार्शल लॉ नहीं आया। सच में बहुत हैरान कर देने वाली बात है। उसका क्रेडिट वो जवाहरलाल नेहरू को दे रहे थे, जिसको भी दे रहे थे। सच में ये वाकई काबिल तारीफ़ है क्योंकि पाकिस्तान में जब इतने वज़ीर आज़म बदले जा चुके थे, जबकि दूसरी तरफ भारत में जवाहरलाल नेहरू ही वज़ीर आज़म थे और जब तक उन्हें कोई लेने ना आता शायद वो यहाँ से जाते भी ना। दूसरी तरफ पाकिस्तान और बांग्लादेश या भूटान, नेपाल, इन ममालिक में फ़ौजी मुदाखलत बहुत ज़्यादा रही है, लेकिन हालात की वजह से कुछ मामला नागुज़ीर हो जाते हैं। इंडिया अब तरक्की कर रहा है, वो चाहता है कि उसका फ़ायदा गरीब ममालिक को भी हो, तो वो दुनिया के कई ममालिक को इंसानी हमदर्दी की बुनियाद पर इमदाद दे रहा है। हमने अफगानिस्तान के ज़लज़ले में देखा और इससे पहले कोरोना वैक्सीन की सूरत में भी भारत ने दुनिया भर के गरीब ममालिक को वैक्सीन फराहम की। वीडियो का आखिरी पार्ट मुझे बड़ा ज़बरदस्त लगा जब वीडियो ऑनर कह रहे थे कि ज़रूरी नहीं है कि हर हमसाया भारत के हक़ में ही आए, उनके चाइना के साथ भी ताल्लुकात हो सकते हैं, इसलिए भारत को इन ताल्लुकात को भी मुतवाज़न लेना चाहिए। शायद यही वजह है कि चाइना ने बैरक्स में पाकिस्तान की शमूलियत का जो कोशिश की थी उसे भारत की तरफ से ख़त्म कर दिया गया और भारत की तरफ से नुकसान पहुंचाया गया, तो ये बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं है। अगर बैरक्स का सबसे तगड़ा रुकन चाइना हमें लाना चाहता था तो भारत को खुशी के साथ कबूल करना चाहिए था, क्योंकि इंडिया चाइना सरहद पे अच्छी खासी लड़ाई के बावजूद आज इंडिया और चाइना में बहुत अच्छे तजारती रवाबत है और दोनों की बाहमी तजारत $125 अरब से भी तजावुज़ कर गई है और ये अमेरिका इंडिया की तजारत के बाद दूसरे नंबर पर है। अगर भारत ने चाइना के इतनी लड़ाई के बावजूद चाइना से अपने ताल्लुकात नहीं बिगाड़े तो पाकिस्तान और इंडिया के ताल्लुकात इतने भी ख़राब नहीं कि बैरक्स में पाकिस्तान की शमूलियत की मुखालफत भारत की तरफ से की जाती। अपने हमसायों के साथ ताल्लुकात को इस कदर भी बिगाड़ नहीं लेना चाहिए कि वो दुश्मन के हाथों इस्तेमाल होना शुरू हो जाए और फिर दुश्मन का दुश्मन दोस्त बन के सामने आए। पाकिस्तान अफगानिस्तान की सूरत में इस तस्वीर को एक बार देख चुका है जब अफगानिस्तान की सरजमीन पाकिस्तान के खिलाफ किसी दूसरे के हाथों इस्तेमाल की जा रही थी। तो इसलिए इस खित्ते को वसी तर अमन का मौका फराहम करने के लिए भारत को भी अपना दिल बड़ा करना चाहिए और पाकिस्तान को भी अगर किसी बैनुल-अक़वामी तंजीम में शामिल होने का मौका मिलता है तो भारत को उसे खुशदिली के साथ कबूल करना चाहिए। अब इसको भारत की फ्री फॉरेन पॉलिसी कहें या डिप्लोमेसी कहें कि बैरक्स की सूरत में भारत चाइना में हमें इन्वॉल्व दिखाई दे रहा है जहां पर उसको अपने तजारती मकासद है, लेकिन दूसरी तरफ क्वाड की सूरत में भारत चाइना के बिल्कुल मुखालफ खड़ा है जहां वो जापान और अमेरिका जैसे चाइना के दुश्मनों के साथ मिल गया है। इसी तरह भारत दुनिया की और बड़ी तंजीमों का हिस्सा है, शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन का हिस्सा है और अब पिछले दिनों ही एक तंजीम बनी है I2U2 शायद उसका नाम है, उसका भी भारत हिस्सा है। तो अगर भारत दुनिया की कई तंजीमों का हिस्सा बन सकता है तो भारत को चाहिए कि वो पाकिस्तान को भी ऐसा मौका फराहम करे। आपके कीमती वक्त का शुक्रिया। अगर आप भी किसी वीडियो पर रिएक्शन चाहते हैं तो अपनी कीमती राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। इस वीडियो को कीमती समय देने के लिए बहुत सारा धन्यवाद।